69 में मुलायम सिंह हार गया, 74 में जिंदा हो गया, 80 में हार गया, 82 में जिंदा हो गया, 86 में हार गया अजीत सिंह से, 89 में जिंदा हो गया, 91 में वीपी सिंह से हार गया, 93 में जिंदा हो गया, 95 में मायावती से हार गया, 96 में फिर जिंदा हो गया। मायावती ने बार बार कहा कि मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं, की। मैं नहीं मानता। नेताजी के पास चले जाओ, गलती मान लो, सबको माफ कर देते थे, पापी को भी। क्योंकि मुलायम सिंह उन वर्गों के लिए नहीं बने थे। सूखे होठ, उड़े हुए बाल, काला चेहरा, चेहरे पे वर्गों के लिए समर्थन जुटाने की और लड़ने की इच्छा अभिलाषा, मुलायम सिंह उन वर्गों के लिए अच्छे लगे। गोरे गाल, गोरा रंग, चिकना चेहरा, डिजाइनर कुर्ते पजामे बालों के साथ नेताजी अच्छे नहीं लगे। नेताजी प्रधानमंत्री बनते बनते इतने बचे। ये भी एक किस्सा है। तो जब सर सरकार बन गई बसपा और सपा की, आगे का क्रम कैसे रहा? उसमें मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। भारत में आजादी के बाद जी, गरीब गुरबा लोगों की, उनके सामाजिक हितों की रक्षक ये शायद सबसे पहली सरकार थी। ऐसी कोई समाजवादी सरकार भी नहीं बनी थी जो इन वंचित लोगों के लिए, जो तनहीन है, मनहीन है, धनहीन है, उनके लिए सोचती हो। और ये शुरू में ठीक ठाक तरीके से चलती रही। लेकिन मायावती जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो उसमें आड़े आने लगी। अब यूं अफसरों की तैनाती, फिर और भी कई चीजें ऐसी शामिल हो गई कि मुलायम सिंह जी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगे। लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा हुआ था कि किसी भी तरह से बसपा के लोगों से टकराव नहीं करना है। जैसे मेरा जिला था, वही मायावती का जिला था। मैं सपा का महामंत्री था, मायावती बसपा की महामंत्री थी। लेकिन अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इसमें हमने गरिमापूर्ण दूरी बना कर रखी, ये सोच करके कि मायावती जी का स्वभाव थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये बहुत दिनों तक चलेगा, इसकी संभावनाओं से हम भी इनकार करने लगे। और फिर मुलायम सिंह यादव के बारे में जो मैंने बताया है, वो पार्टी को निरंतर, वो गठबंधन की सरकारों में रह करके चला, उनके स्वभाव में नहीं था। गाइड होना स्वभाव ना, मैंने पहले बताया। लिहाजा वो इसमें सपा को मजबूत करने में लगे रहे। जो पहली कमेटी बनी सपा की, उसमें अति पिछड़े समाज का, वाल्मीकि समाज का कोई अधिकारी नहीं, नेता नहीं था जो उसमें ना बना हो। और उसी बीच में जनता पार्टी टूटने लगी, लेड बाई शरद यादव, और वीपी सिंह तो अलग हो ही गए थे। कोमरेती, रमन सिंह सरी के सारे नेता उसमें आ गए। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई, जो अफजाल अंसारी हैं वो सब सपा में आ गए। सब सपा में आ गए। तो सपा दिन पे दिन मजबूत होती दिखती रही और बसपा में अंतर विरोध जो है उजागर होते रहे। और कांग्रेस पार्टी भी मुलायम सिंह से असहज महसूस करने लगी। अब एक वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया जब ताज होटल में हमारी, अवध कलार किया, ताज होटल में हमारी मीटिंग चल रही थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। मीटिंग के बाद आप उस समय समाजवादी पार्टी में? मैं महामंत्री था। और पीएल पूनिया जी प्रधान मुख्यमंत्री के सचिव थे। और मुलायम सिंह जी हम वहां से चलते हैं मुलायम सिंह जी के आवास की तरफ को। तो रास्ते में मैसेज मिलता है कि कांग्रेस, बीजेपी, बची हुई जनता दल, बसपा सब मिल करके मिले हैं गवर्नर से। अच्छा। और समर्थन वापस ले लिया बसपा ने, ऐसी सूचना हमको मिली। मैंने बचा हुआ जनता दल भी, अजीत सिंह वाला तो पहली कांग्रेस में चला गया। शरद यादव वाला। शरद यादव वाला। अच्छा। ऐसा राजनीतिक ध्रुवीकरण और ऐसा मनमाना गठबंधन तो हमने कभी सुना भी नहीं। मतलब जब अजीत सिंह कांग्रेस में चले गए तो जनता दल शरद यादव जी के पास बच गया था। उसके वो अध्यक्ष हो गए जनता दल के। फिर बाद में शरद यादव जी ने मुझको बताया, चूंकि मेरे उनके बहुत करीब के रिश्ते थे, कि असल में मुख्यमंत्री हम काशीराम जी को बनाना चाहते थे। अच्छा। लेकिन उनको 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया और मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। नहीं समझ में आया सर। जब समर्थन वापस ले लिया बसपा ने, और उन्होंने क्लेम भी कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, तो जनता दल, शरद यादव का, बीजेपी, इन सब ने समर्थन दे दिया मायावती को। और मायावती मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो गई। और बनना था काशीराम जी को। ये मुझे शरद यादव जी ने बताया, कोई वजह नहीं है कि वो।
गलत कहेंगे। अब वो जो लोग आज भी गाली देते हैं मुलायम सिंह जी को या उनकी पार्टी को, ये बाबरी के डिमोलिशन के बाद बनी सेकुलर महज की सरकार थी, ध्यान रखना। एक एक अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी ने अपनी हिफाजत के लिए इसको वोट दिया था, मुलायम सिंह को, इस गठबंधन को। और गठबंधन का एक हिस्सा टूट करके उसी पार्टी के साथ चला जाए जिस पर इल्जाम है बाबरी डिमोलिशन का, तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में रोष होना स्वाभाविक है। और जिसको आप जो है गेस्ट हाउस कांड कहते हैं, हाँ, वो उन कार्यकर्ताओं का, उन जनता का आक्रोश था जो बाबरी डिमोलिशन के बाद बनी सरकार थी और जिसका ईमान डिग रहा था फिर बीजेपी के साथ जाने के लिए। तो मैं उसको आइडियोलॉजिकली इस रूप में लेता हूँ, हालांकि उसकी भी मायावती जी के साथ कोई साझे में सरकार नहीं चला सकता। उसका नतीजा हुआ कि सरकार चलेगी। और आपने कहा ना कि मुलायम सिंह जी किसी का बहुत दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस वक्त की तस्वीरें हमें याद हैं और आज भी मैगजीन में दिखाई पड़ता था कि लुंगी पहने काशीराम जी बैठे रहते थे, हाँ। मायावती जी बहन जी बैठी रहती थी और एक छोटे स्टूल पे या कुर्सी पे किनारे उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को बैठाया जाता था या बैठते थे। वो जो विद्रोही मन है मुलायम सिंह का, हाँ। उसने कर दिया फिर ये काम, हाँ। बसपा भी तोड़ दी उसने, हाँ। और फिर चुनाव होते हैं। विद्रोही मन परमानेंट। हाँ। देखिए, जो समाजवादी आंदोलन का, पार्टी का, लोहिया का, जेपी का, कर्पूरी का जो विद्रोही मन है, वो जस का तस मुलायम सिंह के अंदर था। उसका जो क्लास एंगर है, जो कास्ट एंगर, तो उसका ज्यादा नहीं था। मुलायम सिंह जी की एक बात के लिए मैं तारीफ करूंगा, लालू यादव में मुलायम सिंह में क्या फर्क है। मंडल लालू के भी वर्गों के लिए लगा था और मुलायम सिंह के वर्गों के लिए भी लगा था, लेकिन लालू यादव ने सड़क पे जाकर के उसको कास्ट वार में बदल दिया। उत्तर प्रदेश में उसने अपने कार्यकर्ताओं को लगातार निर्देश दिया कि अपना सशक्तिकरण करो, किसी को चिढ़ाओ मत। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक भी कास्ट क्लैश नहीं हुआ, जातीय संघर्ष नहीं हुआ। उसका बड़ा नेता जनेश्वर मिश्रा था, उसमें हम जैसे लोग महामंत्री थे, रमाशंकर कौशिक उसमें थे, तो मोहन सिंह उसमें थे, हाँ, ब्रजभूषण तिवारी उसमें थे, कपिल देव बाबू हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी थे। तो मुलायम सिंह इन ऊंची जाति के जो समाजवादी थे, इनका अपमान न करके सादर के साथ, आदर के साथ इनको समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेते। ये फर्क लालू में उनमें है। अच्छा। और ये मुलायम सिंह को बड़ा बनाता है। और तभी का मारा हुआ लालू है, आज तक जीवित नहीं हुआ, और तभी का पराजित मुलायम सिंह है जो बार बार जीत जाता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और मुलायम सिंह जितनी बार हारे उतनी बार जीते, बाजीगर बने। मैंने ना लखनऊ का अखबार स्वतंत्र भारत, उसमें एक लेख लिखा था, जब समझो कि मुलायम सिंह मर गया है तो समझो कि और ज्यादा ताकत के साथ जिंदा होगा। 69 में मुलायम सिंह हार गया, 74 में जिंदा हो गया, 80 में हार गया, 82 में जिंदा हो गया, 86 में हार गया अजीत सिंह से, 89 में जिंदा हो गया, 91 में वीपी सिंह से हार गया, 93 में जिंदा हो गया, 95 में मायावती से हार गया, 96 में फिर जिंदा हो गया। तो है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसके जीन्स में है कुछ, मुलायम सिंह के में उसे ताकत मिलती है पराजय में। देश का अकेला नेता है जो पराजित होकर के और ताकतवर होकर निकलता है। अच्छा, हर बार 2003 में फिर उभर कर आते हैं। हाँ, फिर आते हैं, हाँ आते फिर हैं। 2007 में पराजित होते हैं, 2012 में आते हैं। लेकिन एक चीज है, हाँ? उसने कभी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। अच्छा। जो गैर बीजेपी सरकार बनी, उसमें उनके लोग शामिल थे। वो देवागौड़ा की सरकार में तो शामिल होते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की और नरसिंह राव की सरकार में शामिल नहीं होते मुलायम सिंह। हाँ, जो उनका गैर कांग्रेसी पन है, हाँ, वो उनका बरकरार रहता है। और ये हमारे नेता के सुपुत्र के लिए भी एक चेतावनी है कि कांग्रेस से बचकर रहो, अखिलेश यादव जी के लिए भी, क्योंकि जानते थे सारी तिकड़े में कांग्रेस। मैं कई मंचों पर उनके साथ था, कांग्रेस के भी नेता बैठे रहते थे,
तब भी वो यही कहते थे कि इनकी षड्यंत्रों से दूर रहो। उनका मन हो गया था। और वहां रहते रहते इटावा में जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से लड़कर के आए, उस समय जनसंघ नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने इस तरह का मन बना लिया था, वो कभी कांग्रेस को प्रहार से अपने से छोड़ते नहीं थे। अभी आपने एक बार कहा कि जिसको वो निशाने पे ले लेते थे या जिसको एक बार रख लेते थे उसको कभी जीवन में माफ नहीं किया। सार्वजनिक तौर पर वो चाहे ना उस तरह से मुखर हो, मन उनका लगा रहता था। मैंने बताया बीपी सिंह का, मैंने बताया कांग्रेस का। जब वो कांग्रेस से जब अखिलेश जी समझौता कर रहे थे तो भी कह रहे थे कि कांग्रेस से समझौता न करो। और बीपी सिंह का आपने बताया कि बीपी सिंह को एक बार जीवन में कभी माफ नहीं किया। आपने वो शरद यादव वाली कहानी बताई कि शरद यादव और आप एक ही कमरे में रहते थे। भाई इतना विरोध, इतना मन खराब था उनका कि जब शरद यादव राज्यसभा में आ गए 86 में वो भी चौधरी साहब बीमार होते हैं, तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मुलायम सिंह जी की और चौधरी अजीत सिंह की बचती है। हालांकि दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन शरद यादव राज्यसभा में आ जाते हैं, रशीद मसूद साहब आ जाते हैं और अखिलेश चौधरी अजीत सिंह आ जाते हैं। तो मुहिम देवीलाल की जो चलती है उसमें शरद यादव शामिल हो जाते हैं। वीपी सिंह लाओ 31 फिरोजशाह रोड पे हम रहते हैं। अगले कमरे में शरद जी हैं, पिछले में मैं हूँ। मेरे से मिलकर के मुझे साथ लेकर के महीने में 4 बार वो आते हैं, लेकिन शरद यादव जी से नहीं मिलते, चूंकि उनको है कि जो मेरा गुस्सा है और जो मेरा मन है लड़ने का वो कभी कमजोर ना पड़ जाए। और ये रिश्ते जो खराब हुए शरद यादव के और मुलायम सिंह यादव के, इस तरह वीपी सिंह जी की वजह से खराब हुए, क्योंकि शरद यादव जी वीपी सिंह लाओ मुहिम में शामिल हो गए थे। आपने कहा कि उनको लगा कि मैंने शरद यादव को राज्यसभा भेजा। ठीक बात है, उन्होंने भेजा था, इसमें दो राय नहीं है। वो 84 का चुनाव मैं और शरद यादव दोनों हार गए थे। मैं गाजियाबाद से लड़ा था और शरद जी बदायूं से लड़े थे, लेकिन ये मुलायम सिंह जी का अच्छापन था और शरद यादव योग्य भी थे कि उनको उन्होंने वहां से भेजा। लेकिन इस सवाल पर दोनों अलग अलग हो गए वीपी सिंह के नाम। हाँ, लेकिन मुलायम सिंह ने छोड़ा नहीं। मुझको जो एक अधिकारी रहे हैं बदायूं में, उन्होंने एक दिन निजी बातचीत में बताया कि वीपी सिंह जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था शरद यादव के लिए, हमने मुलायम सिंह जी को प्रसन्न करने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। तो दुश्मनी भी वो तबीयत के साथ निभाते हैं और बगैर भेदभाव के किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, प्रमोद तिवारी जी को, नरेश अग्रवाल जी को और भी कई कांग्रेस के पाल जी को, मैं कई बार, हम तो लेट नाइट भी मिलने जाते थे अपने नेता से और सुबह सुबह भी तो कई बार ये भी हमको मिलते थे, सलाह मशवरा करना, बातचीत करना, जो भी रहा होगा। तो वो भी उनका था, ट्रांस पार्टी था वो उनका। अच्छा, जैसे उनका ये भी देखिए, फिर वो उसी कल्याण सिंह से हाथ भी मिलाते हैं। डीवाई के चुनाव में कल्याण सिंह जब बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे सर। तो फिर वो जो गुस्सा था जिसके लिए सरकार बनी थी, आपने बताया था कि बेगम हजरत महल पार्क में जब सम्मेलन हुआ बसपा और सपा के बनने का, उस वक्त की कोई भी ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति नहीं था जिसके तन पर सफेद कपड़ा हो, बिल्कुल कोई नेता हो, हर आदमी गरीब था। हर आदमी गरीब था। और ये मुलायम सिंह की भी और काशीराम जी की के लिए प्रतिबद्ध ताकत थी सामाजिक परिवर्तन की, उनकी इच्छा और अभिलाषाओं की वो सरकार बनी थी। अच्छा। और अगर मैं ये कहूँ परेश जी कि आज़ादी के बाद पहली बार गरीब गुरबा के द्वारा चुनी गई और बनी हुई सरकार थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सपा और बसपा की? हाँ, वो सपा बसपा की नहीं थी, वो बहुजन की सरकार थी, वो गरीब गुरबा की सरकार थी। वो जो परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की इच्छा और अभिलाषा रखने वाले लोग हैं, उनकी सरकार। और वो सरकार जब बहन जी यानी मायावती जी मिलने लगी उसी भाजपा से जिसके ऊपर आरोप है कि उसने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया या तोड़वाने का काम किया, आरोप है, उससे जब वो मिले तो मुलायम सिंह यादव खिन्न हुए।
ये जो आपने कहा ना कि जो गेस्ट हाउस कांड को आप जिस तरीके से व्याख्यायित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बताया आपको, मुलायम सिंह का एक तो सेक्युलरिज्म कभी कमजोर नहीं होता था। उनको उनके विरोधी मानते हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए था, लेकिन वो बिल्कुल कमिटेड था उनका। और उनका जो कार्यकर्ता है और उनका जो समर्थक है वो भी उतना ही एंटी बीजेपी और फैनेटिक था। तो मायावती जब उसी पार्टी से मिलकर के सरकार बनाने लगी जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के दोषी माने गए, तो उनके कार्यकर्ताओं का आक्रोश और गुस्सा और बदला लेने की इच्छा बहुत स्वाभाविक थी। यद्यपि मायावती जी पर निजी प्रहार कोई नहीं होना चाहिए, इसका मैं अभी भी समर्थक हूँ, लेकिन जो प्रदर्शन किया लोगों ने वो गलत नहीं था। गेस्ट हाउस कांड गलत नहीं था। गेस्ट हाउस कांड में मायावती के उस कार्य के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट किया गया था वो गलत नहीं था। अब मुझे नहीं लगता है कि मायावती को फिजिकली ये खत्म करने के लिए कोई साजिश थी, ऐसा मैं नहीं मानता। मायावती जी कहती हैं कि मुझे जान से मारने की साजिश थी मुलायम सिंह यादव की। मैं नहीं मानता। मैं तो उस दिन वही हूँ। आप लखनऊ में थे? हाँ, लखनऊ में मैं इसलिए था, उसी दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और बैठक के बाद मैं पूनिया जी उनके साथ बैठ करके विक्रमादित्य मार्ग आ गए थे जहाँ वो रहते थे, और वो घटनाक्रम होने लगा था। तभी हाथ के हाथ ही इसको लेकर के हम सब लोग अलर्ट भी थे, व्यथित भी थे, और सेकुलर पॉलिटिक्स करते करते हम इतने कमिटेड हो गए थे कि हमको भी मायावती में और बीजेपी में अगर किसी को चुनना हो तो मायावती को नहीं चुनना है। इतना हमारा गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर था। आप समाजवादियों को लगता था, जो समाजवादी विधायक थे, समाजवादी कार्यकर्ता थे, उनको लगता था कि ये हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल है, धोखा किया। बिल्कुल धोखा, मायावती बिल्कुल धोखा, बहन जी ने, बसपा ने। और यही कारण है आज न लोकसभा में एक एमपी है, न राज्यसभा में एक एमपी है, न विधानसभा में है, न विधान परिषद में। इतना कंगाल पॉलिटिकल देश में कोई नेता नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं मौजूद थी। नरसिंह राव जी ने कहा था कि मुझे प्रसन्नता है कि दलित परिवार की पार्टी की कोई नेता अपने बुलबूते पे इतने बड़े पद पर पहुंची है, वो थी मायावती। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को इन्हीं पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस की वजह से कमजोर किया, इतिहास ने उनको सबक भी दिया। तो आप गेस्ट हाउस कांड के सामने जो हो रहे प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों के प्रदर्शन को सही मानते हैं? इस लिहाज मैं गलत नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता, वो उनका आक्रोश था। मैंने फिर बताया आपको, बार बार नहीं रिपीट करना चाहता। बाबरी डिमोलिशन के दोषियों के साथ मिलकर के सरकार बनाना अपराध था, नैतिक अपराध था, और कार्यकर्ताओं का और जनता का गुस्सा बड़ा स्वाभाविक था। यद्यपि उसमें मायावती को फिजिकली किया जाए, इसका ना मैं समर्थक तब था ना आज हूँ। मायावती ने बार बार कहा कि मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं, मैं नहीं मानता। करवाने की कोशिश की, आप मानते हैं? नहीं, मैं नेताजी का निर्देश, नेताजी का इस तरह का स्वभाव नहीं था। नेताजी ने इस तरह की राजनीति नहीं की, बल्कि उनके जीवन पर भी कई बार प्रहार हुए जब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने इलाकों में लड़ रहे थे। लेकिन नेताजी ने किसी को फिजिकली लिक्विडेट किया हो, वो तो इतने उदार थे कि बलराम सिंह यादव जी ने उनको हराया। बलराम सिंह यादव जी ने कई बार उनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया और उनको अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पे उनको राज्यसभा में भेजा। बेनी प्रसाद वर्मा जी गाली गलौज कर करके अलग होकर के मंत्री बन गए और लोकसभा में डिबेट करते थे उनके खिलाफ। जब वो विल्डरनेस में गए तो उनको फिर राज्यसभा में भेजा। और सबसे ज्यादा नुकसान नेताजी को और उनकी पार्टी को पहुंचाया अमर सिंह जी ने, जो एक खाटी और सांवले रंग के, गोरे रंग के नहीं, रंग के, डॉक्टर लोहिया ने रंग भेद भी बताया है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो मुलायम सिंह की सारी फौज सांवले रंग के नेताओं की थी, जिनके सांवले चेहरे थे, चेहरों पर रौनक नहीं थी, लाली नहीं थी, सफ़ेद कपड़े नहीं थे। उनका प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह करते थे। उनके साथ जब गोरे गोरे, लंबे लंबे, तकड़े तकड़े, चाहे अमिताभ बच्चन हो, माफ़ करना, चाहे अंबानीज हो, चाहे सहारा सिरी हो, चाहे सूरी हो, ये मुलायम सिंह की संगत में अच्छे नहीं लगते थे। उनका कास्ट और क्लास करेक्टर दोनों ही खराब करने के प्रयास में
लोग लगे हुए थे, जिसके सरगना मैंने बताया अमर सिंह जी थे। अमर सिंह जी भी गाली गलौज करके उनसे अलग हो गए, लेकिन जब दोबारा गए उनको फिर राज्यसभा में भेज दिया। वो था मुलायम सिंह। दर्शन सिंह यादव जिन्होंने शिवपाल जी के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया आमने सामने की लड़ाई में, जब वो आए, नेताजी के पास चले जाओ, गलती मान लो, सबको माफ कर देते थे, पापी को भी। ये था मुलायम सिंह। पापी को भी जो पीठ में छुरा घोंपे तब। हाँ। क्या मैं नाम ही ले रहा हूं आपसे। बस दो लोगों को माफ नहीं किया। हाँ। एक वीपी सिंह को। हाँ। और एक कांग्रेस को। इन दो को माफ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है वीपी सिंह को इसलिए माफ नहीं किया जीवन भर कि उन्होंने एनकाउंटर का आदेश दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। इतना नहीं, वो अपने वर्गों की जब लड़ाई लड़ रहे थे, देखिए छबीराम डाकू हो सकता है, महावीरा पोती हो सकते हैं, फूलन देवी हो सकती है, लेकिन आप पूरी उन पिछड़े वर्गों की जो कम्युनिटी है उसको कैसे आप दोषी मान सकते हो, उनको सबको कैसे दुश्मन मान सकते हो? तो उसको नहीं माफ किया, मरते दम तक नहीं माफ किया। अच्छा। हाँ, अगर मैं करेक्ट हूं तो उनकी शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुए मुलायम सिंह, वीपी सिंह। ओह, ऐसे थे। हाँ। और ऐसे उदार थे कि जो गाली दिया उसको भेज दिया। जानलेवा हमला किया, नाम मैं नहीं लूंगा। हाँ। जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया उनको भी उसने माफ कर दिया, भेज दिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। उनके दुर्दिन के समय में। तो आप इस बात को कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने गेस्ट हाउस कांड का ऑर्डर नहीं दिया था। ये स्पॉन्टेनियस था, स्वतः स्फूर्त था। इसीलिए था ना कि जब हम 2003 का चुनाव लड़ रहे थे तो उसका मुद्दा ही धर्मनिरपेक्षता थी। एक तरफ कल्याण सिंह जी थे, एक तरफ ये गठबंधन था। 2003 का चुनाव किस आधार पर लड़ा गया था? बाबरी मस्जिद पे। तो उसको जो तोड़ने वाले, फोड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ वो पार्टी या वो नेता कैसे जाएंगे जो वोट उसके खिलाफ मांगे? ये तो विश्वासघात था। तो नेताजी मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को नहीं कहा था कि तुम गेस्ट हाउस नहीं, किसी को नहीं कहा। हम साथ थे। हाँ। मैं साथ हूं, मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूं, उस दिन हम साथ थे। नेताजी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी ताज होटल में, अभी तक मेरे को याद है। हाँ। तो जब खबर आई कि ये हो रहा है, हंगामा हो रहा है, मायावती को मारने की कोशिश हो रही है, तो उस वक्त आप जब नेताजी के साथ नहीं, मायावती को मारने की कोशिश हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। गेस्ट हाउस में मायावती के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, खाली इतनी बड़ी जानकारी हमारे पास थी। मायावती को जब बचा कर लाया गया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया और वो किसी तरीके से अपने लोगों के साथ गए, वहां से एक छुपा के लाए, नहीं तो समाजवादी गुंडे मार के उनको। समाजवादी कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव थे, इसमें दो राय नहीं। बाकी ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि उन पर प्राणघातक हमला, ये सब अपने उन दुष्कर्मों को, ऐबों को और विश्वासघाती कार्यक्रम को छिपाने के लिए सहानुभूति अर्जित करने का एक कारण है, और कुछ नहीं। मायावती के कमरे तक समाजवादी पार्टी के विधायक जा सकते हैं, बाहर गेट के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता। मायावती के कपड़े फाड़ देते हैं। कपड़े नहीं फटते हैं मायावती के, ऐसा कोई चित्र सामने नहीं आया। फिर भाजपा, और अगर किसी ने किया तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। वो नारी हैं, बहन हैं, ऐसा किसी भी नारी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मायावती जी को फिजिकली नहीं किया है, यद्यपि आक्रामक जो था वो बहुत उग्र थे वैचारिक तौर पर भी। तो जब ये चीजें हुई और आप वहां लखनऊ में थे और राष्ट्रीय आप महासचिव भी थे मुलायम सिंह जी के, तो ऐसे समय में मुलायम सिंह की स्थिति क्या थी? नहीं, मुलायम सिंह जी अफसोस में थे कि देखिए इतनी मेहनत से हमने और काशीराम जी ने सरकार बनाई, और उस समय कल्याण सिंह फरिश्ते थे। बाबरी डिमोलिशन के बाद हिंदुओं के बड़े तबके, फरिश्ते हिंदुओं के, और उसको पराजित किया। तो नीतीश, ये अपना मुलायम सिंह यादव देश का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर लगता था उस वक्त, मौलाना मुलायम सिंह। मैंने यहाँ पे कई जगहों पर उनके साथ, जामिया यूनिवर्सिटी में भी कई और जगह प्लेटफार्म शेयर किया। मैंने लोगों को उनकी जनसभा में उनके लिए दुआ करते देखा कि लंबी उम्र इनकी हो। ऐसे मुलायम सिंह हो गए, ऐसा नहीं। जिस तरीके से
हिंदुओं के देश में सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह हो गए थे, हाँ, उस वक्त मुलायम सिंह उन्हीं के सामने उसी यूपी में, उसी लखनऊ में मौलाना मुलायम सिंह कहलाए और मुसलमानों के वो सबसे बड़े नेता हो गए थे। और एक चीज और नोट कीजिए जो नहीं है आपके लिए, इस घटनाक्रम के बाद, बाबरी डिमोलिशन के बाद, उग्र मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बंगाल के अंदर, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ने के लिए जाता है। बंगाल की जो वहाँ पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान की, बांग्लादेश की पुलिस भी उन पर उसी तरह से गोली चलाती है जैसे मुलायम सिंह की सरकार ने हिंदुओं पे चलाई थी, और वहाँ मंदिर बचता है। तो जब हम यहाँ, मुलायम सिंह कहते थे, जब हम यहाँ एक मस्जिद की हिफाजत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मंदिर की भी हिफाजत हो रही होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश। अच्छा, तो वो सरकार टूट जाती है और बहन जी मुख्यमंत्री बन जाती है। वो तो चलनी नहीं थी जी। फिर क्या होता है? मानी वो तो सरकार चलनी नहीं थी, वो तो भाजपा से उनके ऐसे मतभेद हो गए, जिस तरह का पैसे का, इसका उसका नंगा नाच होने लगा, वो बीजेपी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सरकार टूट गई, फिर राष्ट्रपति शासन हो गया। तो वो बहुत ही राजनीतिक अस्थिरता का बहुत बड़ा दौर है। और वैचारिक जो वो हैं तैबूज, वो भी खत्म हुए। जैसे आप वोट ले रहे हो एक नारे पे, जा रहे दूसरे नारों के साथ। तो मुलायम सिंह ने कम से कम कभी ये काम नहीं किया। नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारे तो बहुत फेमस थे। तो इस जो गठबंधन टूटा था उसके लिए आप जिम्मेदार मायावती को मानते हैं? मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। काशीराम जी का दोष नहीं था उसमें? काशीराम जी उस समय अस्वस्थ हो चले थे और मायावती के हर अच्छे बुरे काम को समर्थन देना, नैतिक समर्थन देना उनकी ऐतिहासिक मजबूरी हो गई थी। अच्छा, अस्वस्थ हो चुके थे इसलिए मायावती का पार्टी पर कब्जा भी हो गया था। कब्जा भी। और ये गठबंधन टूटा मुलायम सिंह की वजह से नहीं? मैं नहीं मानता। मुलायम सिंह जी अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगे थे, मायावती भी अपनी पार्टी को बढ़ा सकते थे। वो मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में कैसे रोड़ा बने, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, आपसे तो कहते होंगे ना, जो मुलायम सिंह का विद्रोही तेवर था, कहते होंगे कि भाई ऐसे तो नहीं चल पाएगा, इतना दबाव में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक चीज और आपको बताऊं, मुलायम सिंह जी को लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं। निजी बातचीत में आज तक उन्होंने कभी किसी नेता के बारे में निचले स्तर का आरोप नहीं लगाया। इतना साफ सुथरापन उनकी भाषा में रहता था। हम में भी कोई अगर ज्यादा उग्र होकर के कोई खराब, छोड़िए ना, व्यक्तिगत बातें मत कीजिए। वो बहुत कल्चर्ड और सिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर में नहीं पैदा हुए थे। वो ग्रामीण आंचलों में पैदा हुए थे। मुझे उनके गांव में जब पहली बार गया हूँ तो फ्लश सिस्टम भी नहीं था उनका, और वहां से निकल करके वो एलीट में भी पहुंचे। हालांकि मैं उस एलीट एसोसिएशन का समर्थक नहीं हूँ अभी भी, क्योंकि मुलायम सिंह उन वर्गों के लिए नहीं बने थे। सूखे होठ, उड़े हुए बाल, काला चेहरा, चेहरे पे वर्गों के लिए समर्थन जुटाने की और लड़ने की इच्छा अभिलाषा, मुलायम सिंह उन वर्गों के लिए अच्छे लगते थे। गोरे गाल, गोरा रंग, चिकना चेहरा और डिजाइनर कुर्ते पजामे वालों के साथ नेताजी अच्छे नहीं लगते थे। अमर सिंह वहां तक ले गए उनको। हाँ, अमर सिंह, वो जो कार्यकाल है उसी में हमें पार्टी से निकाल दिया। नेताजी की कलम से हम निकले, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि शाम को ही 2 नेता उन्होंने भेजे थे कि कोई चिंता मत करो, लेकिन मेरा कमेंट सुन लीजिए। जब मुझे निकाला तो प्रेस वाले आए, मैंने कहा जिस घर में आग लग जाती है उस घर का मुखिया अपने सबसे लाडले बच्चे को सबसे पहले बाहर फेंकता है, इसलिए मुझे बाहर किया उन्होंने। अमर सिंह की वजह से आग लग गई थी। हम ही नहीं, बैनी बाबू निकले उनकी वजह से, आजम खान निकले उनकी वजह से, हम गए उन्हीं की वजह से, उनका बेटा निकला उनकी वजह से। छोड़िए ना, अखिलेश को भी तो निकाल ही दिया था। तो उसको अब वो नहीं है इस धरती पर, वो बहुत जल्दी में थे। और
अपने आप को स्थापित करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी लंगी मारी है उन्होंने, इतनी टांग मारी है कि वो खुद ही विकलांग हो गए। अमर सिंह आज कहाँ वो दुनिया है। वो उनकी शव यात्रा में वो लोग शामिल नहीं हुए जिनके लिए वो जीवन भर साधन जुटाते रहे। तो राजनीति तो बड़ी बेरहम है। तो हाँ जी, ये तो आप सत्ता में हो तो बड़ा तबका आपके साथ है, इसमें भी मुलायम सिंह अपवाद है। वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर नहीं मरे। मैं भी शव यात्रा में था, आप भी थे। मैंने सत्ताहीन किसी नेता के लिए इतनी एग्रेसिव भीड़ नहीं देखी, जो रो भी रहे थे और अफसोस भी जाहिर कर रहे थे, जो नेताजी के लिए थे। सत्ताहीन, आभाहीन नहीं। नेताजी आभाहीन कभी नहीं हुए। मैंने वो भी दौर देखा है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब वो लखनऊ से दिल्ली आते हैं, अकेला मैं हूं जो गाड़ी लिए बाहर खड़ा मिलता हूं, ना दूसरा कोई पूंजीपति है, ना दूसरा कोई अधिकारी है, ना दूसरा कोई नेता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, लेकिन उन्होंने विश्वास में मेरे पे इतना विश्वास किया कि आसपास के भी कई लोगों को ईर्ष्या होती थी। वाई केसी त्यागी। वाई केसी त्यागी, केसी त्यागी ही क्यों? केसी त्यागी ही क्यों? आते थे मेरे घर पे, रुकते थे कई बार। एक कमरे में एसी लगाओ, ये सुझाव उन्होंने दिया। मैंने कहा आप तो एसी के खिलाफ थे। कहने नहीं, कहा रही है कि क्षमता बढ़ती है, ऐसा नहीं है, जून के महीने में एसी होना चाहिए कमरे में। उसी में रुकते थे। तो मुलायम सिंह का फिर जब बहन जी सत्ता में आती हैं, फिर कैसे क्या होता है? नहीं, फिर टूटती है उनकी पार्टी। पहले तो बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी ही। भाई ऐसा दल बदल भी इतिहास में नहीं होगा जैसा उस दौर में हुआ, जब मायावती से समर्थन वापस लिया जाता है। मायावती जो समर्थन से होती है तो 3 महीने तक दल बदल चलता है। केसीनाथ त्रिपाठी जी स्पीकर है, एसएसपी, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी। अब ये सारे कानूनों की जो दुर्गति हुई है, ये बनाया था 1/3 होनी चाहिए। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब भी 1 महीने तक दल बदल चलता है। वो तो भला हो रवि राय जी का, जिन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा एमपी इंक्लूडिंग मिनिस्टर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी, लेकिन केसरीनाथ जी वो नहीं कर पाए। बाकी तो बाद में इन्हीं अवसरवादी नीतियों के चलते। देखिए, सत्ता आपका ध्येय हो सकता है लेकिन परमानेंट लक्ष्य नहीं हो सकता। जब बीजेपी ने नापाक समझौते किए, बीजेपी आधा दर्जन एमपी तक रह गई। जब मायावती ने मूल को छोड़ करके और इधर उधर समझौते की, आज जो हालत है। मुलायम सिंह जी कम से कम कई बार कमजोर हुए, लेकिन समाप्त इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने अपना मूल नहीं छोड़ा। कभी मूल नहीं छोड़ा। ये अखिलेश के साथ है। पिछले चुनाव में तो बुरी हार हुई थी, लेकिन नेताजी के द्वारा जो विरासत में मिला हुआ मूल है उसने बरकरार रखा। आज 37 एमपी हैं। वो तो अपने बाप से भी आगे निकल गया। बाप के 35 थे, याद करो। अच्छा, रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह जी को बहुत याद किया जाता है। आप तो उनके साथ। देखिए, उसमें मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा रक्षा मंत्री बन के क्या करते हो? कह रहे चीन और पाकिस्तान को रोज चेतावनी देता हूँ। अच्छा, उनका चीन विरोध डॉक्टर लोहिया से लिया हुआ था। हिमालय बचाओ करके नेता डॉक्टर लोहिया अपना आंदोलन चलाते थे। तो चीन के अखिलेश को भी मैं कई बार देखता हूँ, वो भी चीन के खिलाफ बोलते रहते हैं। पाकिस्तान के भी, चीन के भी, लेकिन इन मामलों में, वो देश की सुरक्षा के मामलों में उनका जो कार्यकाल है बहुत संक्षिप्त रहा। लेकिन नेताजी प्रधानमंत्री बनते बनते इतने बचे। ये भी एक किस्सा है। अच्छा, मतलब शरद यादव ने मुझको बताया कि जब देवेगौड़ा हटने लगे थे तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव तीनों बैठे कि हम तीनों में से किसी को भी प्रधानमंत्री के लिए अपना नाम पेश नहीं करना है। क्या इन तीनों में समझौता हुआ। अच्छा, जैन कांड में फंस गए शरद यादव, लालू जी पे वो मुकदमे शुरू हो गए थे, और नेताजी का भी विरोध कई तरीके से होता था। एक तो हिंदी वाले बड़े भयंकर थे, तो द्रविड़ के लोग भी करते थे, चंद्रबाबू भी करते थे, लेकिन
इनका लेफ्ट के साथ जो लीनिंग्स थी इतनी हाई थी कि सरदार सुरजीत जो हैं, हरकिशन सिंह जी, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वो अगले दिन किसी कॉन्फ्रेंस में उनको मास्को जाना पड़ा। किसको? सुरजीत को। हाँ। और उसमें गुजराल निकले। गुजराल तो अकेले एमपी थे, उनके साथ कोई जन समर्थन भी नहीं था। लालू भी उनके पक्ष में नहीं थे, गुजराल के। और क्या, तो वीपी सिंह के कहने पे गुजराल साहब को राज्यसभा मिली है। उन्होंने अपने मेमोर्स में लिखा कि मुझे लालू जी ने बड़ा जलील किया, आधा दर्जन बार बुलाया, अगर वीपी सिंह ना होते तो मैं राज्यसभा में ना होता, तो प्रधानमंत्री ना होता। उसी में दोनों यादव बंधुओं ने, शरद जी ने भी और लालू जी ने भी, मैं उसका भी भेजूंगा आपको, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उन्होंने नेताजी 1997 में जब देवेगौड़ा का हुआ इस्तीफा, वो सबसे उत्तर भारत के नेताओं में सबसे प्रबल दावेदार थे। दोनों यादव नेताओं ने, शरद यादव और लालू यादव ने, जनता पार्टी के, जनता दल के सबसे ज्यादा एमपी थे ना। हाँ। इनके 17 थे, उनके 30 ऊपर थे, तो बड़ी से थी जनता दल की। उन दो, तब तक नेताजी की कोई रिश्तेदारी भी लालू जी के साथ नहीं हुई थी। हाँ, नहीं हुई थी। तो ये बात सच है कि शरद यादव और लालू यादव की जोड़ी ने, बिल्कुल, मतलब मुलायम सिंह बन चुके थे एक तरीके से, बन सकते थे। हाँ। हरकिशन सिंह सुरजीत जो थे, उनका ऐसा जलवा था कि वो लेफ्ट को भी साथ लेते थे, वो चंद्रबाबू को भी साथ लेते थे, वो स्टालिन को भी साथ लेते थे, इनके पिता करुणानिधि को भी साथ लेते थे। उसमें थी कैपेसिटी, वो बनवा देते इनको। और वो मुलायम सिंह के साथ थे, और वो चले गए मॉस्को, और उन्हीं 3 दिनों में उलटफेर हो गया सब। और उसमें वीपी सिंह भी खेल कर गए होंगे। वीपी सिंह जी की उस समय प्रासंगिकता नहीं थी, लेकिन अपना काम तो कर ही रहे होंगे वो। मुलायम सिंह विरोध के नाम पे। और वो जो सोनिया गांधी का बहुमत को लेके जो चिट्ठी थी, वो भी एक रोचक किस्सा है। हाँ। वो तो बन ही गई थी प्रधानमंत्री। हाँ, लेकिन जो लालू, जो कांग्रेस विरोध है, फिर वो काम आया। वो जो तूफानी रात थी, जिस दिन मिसेस गांधी कहती हैं कि दैट शी हैज द मैजिक नंबर ऑफ 273 जी, तो उस दिन जो है जॉर्ज एक्टिव हो जाते हैं। बीजेपी जॉर्ज एक साथ हैं, और गैर कांग्रेसवाद के नाम पे जॉर्ज इनको साध लेते हैं, मुलायम सिंह। हाँ। सुरजीत घर घर घूमते फिरते हैं, हाँ, कि मुलायम सिंह कहाँ चला गया। अच्छा। उस दिन मुलायम सिंह धरती पे किसी को अवेलेबल नहीं है, और आप ताज्जुब करोगे, हाँ, उस रात मुलायम सिंह जॉर्ज के घर सोया हुआ है, जिसके घर जाने की हिम्मत सुरजीत की नहीं है। अच्छा, अच्छा। फिर गैर कांग्रेसवाद मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव, उन्होंने धरती पे 2 लोगों को माफ नहीं किया, कांग्रेस को और वीपी सिंह को। और ना, इतिहास गवाह है, अगर मुलायम सिंह उस दिन हाँ कर देते, हाँ, तो सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जाती, और देश की राजनीति शायद पता नहीं किस करवट बैठती। सारी रात वो जॉर्ज के घर पे रहे, और जॉर्ज के घर जा नहीं सकते थे। कारण? दुश्मनियां बहुत रंजिश थी। जॉर्ज को वामपंथी अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे, जिसने बीजेपी को रेस्पेक्टेबिलिटी दिलवाई। ओह, उन्हीं के बीच से निकल के। उन्हीं के बीच से निकल के। जो सोनिया जी गई राष्ट्रपति के पास, और उन्होंने कहा कि हमारे पास मैजिक नंबर है 273 का, और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, मैं उम्मीदवार हूं, उसमें खेल फिर मुलायम सिंह को पकड़ लिया। बीजेपी ने एक्टिव कर दिया। एक वो था, सेइंग थी उसमें, जो राजनारायण जी कहते थे, हाँ, कि मेरी फितरत देखिए, मेरा सलीका देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। हाँ। तो नेताजी वही काम करते थे। हाँ। उलझा दिया उन्होंने। हाँ। और नहीं हो पाया। हाँ। नहीं अवेलेबल हुए। हाँ। ढूंढते फिर, कोई घर नहीं है जिस घर में गुजरात सुरजीत साहब की गाड़ी ना गई हो। हाँ। तो उससे नेताजी की क्या भूमिका होती थी सर? नहीं, नेताजी के इतने एमपी थे कि उसकी वजह से सरकार बन पाती, वही 35 वाला। हाँ। और नेताजी गायब। और सोनिया जी को फिर, उनको फिर लेना पड़ा अपना वापिस, और चुनाव की घोषणा हो गई। अच्छा, चुनाव की घोषणा होती है उसमें, और मैजिक नंबर मिल नहीं पाता, और मुलायम सिंह जी उपलब्ध भी नहीं होते, गायब हैं। जॉर्ज साहब की बात मान लिया उन्होंने। जॉर्ज साहब से उनका बहुत इमोशनल रिश्ता था। अच्छा। वो विपक्ष में थे,
वो बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन जॉर्ज से उनका रिश्ता बना रहता था, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक लगाव था। और मधुलिमय से भी। जिस दिन मधुलिमय जी की मृत्यु हुई है, उस दिन उनके घर पर मुलायम सिंह सबसे पहले पहुंचते हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, और उनको सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराते हैं मुलायम सिंह यादव। अपने पुरखों का इतना सम्मान भी करते हैं। मुख्यमंत्री थे वो मुलायम सिंह जी। सलामी हुई है। कई समाजवादियों को बुरा भी लगा कि क्यों इस तरह का सामंती व्यवहार कर रहे हो हमारे समाजवादी नेता के साथ। तो वो आदर पूर्वक उनको सलामी दिलवा करके ये करते हैं। मुलायम सिंह जी जिस तरीके से फिर मायावती की सरकार बनती है 2003 में, फिर मुलायम सिंह सरकार बनती है उनकी, मुलायम सिंह जी की, फिर चलाते हैं, फिर 12 में अखिलेश जी आ जाते हैं सत्ता में, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से वो हटते हैं, अखिलेश जी बनते हैं। इस दरमियान में आपकी यादें कुछ? मेरी उस दरमियान की यादें, मेरी दूरी हो गई थी। मैं जनता दल में मैं और शरद यादव चले गए थे, लेकिन फिर एकता की बात होती है। वो घटनाक्रम मेरे याद है। हाँ सर। मुलायम सिंह जी के आवास पे, अशोक रोड पे समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, चौटाला साहब की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी है। इनकी लगातार मीटिंग होती है और फिर एक विपक्ष बनाया जाए, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी। तो सब नेता एक स्वर से नेताजी को मान लेते हैं। अध्यक्ष यही, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। और आपको याद होगा एक चित्र भी था जिसमें सब लोग माला पहरा रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, कमल मुरारका चंद्रशेखर जी की तरफ से, और ये हैं ही हैं। इतनी बड़ी पार्टी के नेता बन रहे थे। तभी बिहार का चुनाव भी था, लेकिन वो आपसी रंजिशों, आपसी प्रतिस्पर्धाओं की वजह से उसको मैं ज्यादा एलोबेट नहीं करना चाहता, वो प्रयोग असफल हो गया। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं उसको कवर कर रहा था, मुझे याद है अशोक रोड पे जो मुलायम सिंह जी का घर था, वहां पर हम ही लोग आपसे फोन करते थे और पत्रकार दिल्ली के पूछते थे, त्यागी सर अरे वो कब एक हो रही है, एक चिन्ह एक निशान कब हो रहा है? हम लोगों ने तो मान ही लिया था। और निसंदेह मतलब गैर कांग्रेस गैर भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार केंद्र में आ चुकी थी। 2015 की बात है ये सर। उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। नहीं, मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे। अच्छा, मुख्यमंत्री थे और सर, चुनाव होने वाले, मुख्यमंत्री थे। मुझे याद है सर, मैं जब आपके यहाँ, आपको याद होगा जब अशोक रोड पे मीटिंग हो रही थी जिसमें आप भी मौजूद थे, नीतीश कुमार जी भी थे, लालू जी भी थे, मुलायम सिंह जी भी थे, शरद जी भी थे, देवेगौड़ा जी थे, शिवपाल जी थे, कमल मुरारका जी थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे। तभी नेपाल में भूकंप आया, याद है? याद। और वो मीटिंग खत्म हुई और नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में भी क्षति पहुंची थी इलाकों में, बहुत याद है ना? मुझे भी याद है ना सर। हाँ बिल्कुल, अच्छा याद है। हम लोग बाहर कवर कर रहे थे और वो मीटिंग आधे में छोड़कर नीतीश कुमार निकलते हैं एयरपोर्ट पे और सीधे पटना जाते हैं। और वहीं से, उसी जगह से, मुलायम सिंह जी के घर से मैं भी, मेरा भी सामान आता है घर से, गाड़ी से आता है और चैनल की तरफ से फोन आता है कि सीधे आप काठमांडू निकल जाइए। तो गए काठमांडू? तो मैं तुरंत, मैं जब एयरपोर्ट निकलता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, उस वक्त मुझे याद है कि महेश शर्मा केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे, नोएडा के जो सांसद, ठीक, टिकट नहीं था एयर इंडिया में। कोई भी काठमांडू का एयरपोर्ट जो था वो ध्वस्त हो चुका था भूकंप की वजह से। तो फैसला ऑफिस लेता है कि एक टिकट कराया जाता है। मैं महेश शर्मा जी के पीएस को फोन करता हूं कि मुझे टिकट चाहिए, 2 टिकट, एक कैमरामैन के लिए, एक मुझे। तो बोले काठमांडू के लिए टिकट नहीं है, काठमांडू एयरपोर्ट ध्वस्त हो चुका है, आप लोग पटना चले जाइए। तो मैं और मेरा कैमरामैन, विशेष जो उड्डयन मंत्री जो थे महेश शर्मा के, उससे एयर इंडिया का टिकट होता है और मैं और मेरा कैमरामैन सीधे नीतीश जी के फ्लाइट के बाद से एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना पहुंचते हैं और पटना से गाड़ी लेते हैं और वाया रोड काठमांडू 5-6 घंटे का रास्ता जी, रात भर चलते हैं, सवेरे पहुंचते हैं तो उस वक्त नेपाल के बॉर्डर पहुंचते हैं, नेपाल के बॉर्डर से होते हुए काठमांडू पहुंच जाते हैं दोपहर के 2 बजे तक। तो वो मुझे याद है कि
उस पूरे का जो मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना, मुलायम सिंह को उस मोर्चे का नेता बनाने में, उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी। नहीं, मैं तो नेताजी का भी समर्थक था और मैं बेहद गरीब था। मैं नीतीश कुमार जी के चीफ नेगोशिएटर था उनकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।